चेयरमैन की, और इसके साथ साथ इसके टीओआर्स क्या होंगे। माजी में हमने देखा कि जब उस वक्त के चीफ जस्टिस की सरबराही में जब उन्होंने ये फैसला किया कि पार्टीज आपस में मिलकर डिसाइड करें और इलेक्शंस के टीओआर जो पंजाब और केपीके के हवाले से उनको तय करें, लेकिन हमने देखा कि जब मामला बिल्कुल आखिर में पहुंच गया तो कहा गया कि जनाब चेयरमैन साहब नहीं मान रहे। उससे पहले जब बात हुई, जब पीडीएम हुकूमत ने नया जो चार्ज संभाला था, उसके बाद इलेक्शंस के हवाले से बात हुई, तो उस वक्त भी जनाब पीटीआई चेयरमैन साहब नहीं मान रहे। इनको गारंटी कौन करेगा, कौन इनिशिएट करेगा, क्या ये प्रोडक्टिव होंगे, इसका बेस्ट टाइम क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे जनाब। आज के पहले में सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं अपने पैनलिस्ट का। आज हमें ज्वाइन किया है शनीला अम्मार साहिबा ने, फारूक आदिल साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने, ताहिर नईम मलिक साहब ने, मोहम्मद नौशाद अली साहब ने, सज्जाद अनवर साहब ने। तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल शनीला साहिबा आपसे होगा, इलेक्शन की आमद और सियासी कशीदगी के तनाजुर में क्या मुल्क में सियासी पार्टियों में ग्रैंड डायलॉग का इनेकाद मुमकिन है? यासिर, सियासत में सब कुछ मुमकिन है अगर तो कोई अपनी सियासत को बंद गली की तरफ लेके चला जाए और उसमें धकेल के उसको खत्म करना चाहे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये सियासी जमातें जो थे इर्तिकाई अमल से गुजरती हैं और बहुत कुछ सीखती हैं। 90 की दहाई के अंदर दो जमातें, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी, एक दूसरे की टांगे खींचती रही थी, एक दूसरे पे इल्जामात लगाती रही, लेकिन उन्होंने सीखा, फिर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर गए। इसी तरह जो पीपल्स पीटीआई थी, उनके पास जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने चल के खुद गए थे, इसीलिए कि आए हमारे साथ मिलके चले। लेकिन वो जो सियासी उनसर हमारी जमात में शामिल हुआ पीटीआई के नाम से, उन्होंने सियासत को एक गाली बना दिया, उन्होंने बातचीत को एक गाली बना दिया, उन्होंने मुज़ाकरात को कमजोरी समझ गया। उनका ख्याल है कि अगर कोई सियासी जमात किसी दूसरी सियासी जमात से जाके जब मुज़ाकरात करेगी तो उसकी एक कमजोरी बन जाती है। ऐसा नहीं होता। देखिए, लोग तो जंगें जीतते हैं मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुज़ाकरात के जरिए 91,000 फौजी इंडिया से वापस लेके आ गए थे। तो ये तो आपने अपनी सियासी जमातों के साथ बैठना होता है। लेकिन पीटीआई के जो चेयरमैन था, उनका वतीरा यही रहा था। वो ये बात कह देते थे कि जी मैं दहशतगर्दों के साथ बैठ जाऊंगा, मैं तालिबान के साथ बैठ जाऊंगा, मैं इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। अब उन्होंने मौलाना फजल रहमान के पास अपना जो वफ्द भेजा है, हमें नहीं पता कि वो उनकी मर्जी से जा रहा है या ये जो वफ्द है, क्योंकि इनमें वो लोग शामिल है जो पहले से मुफाहमत की बात करते रहे थे। जिस वक्त आईनी तरीके से इनकी हुकूमत गई थी, उस वक्त भी ये जो वफ्द था, ये जो लोग थे, ये उस वक्त भी इनको कहते थे चेयरमैन को कि आप सियासी जमातों के साथ मिल बैठे। आपने खुद ही अपने अभी इंट्रो में बताया कि जब इनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस ने, कि आप बैठे हैं तो आप इलेक्शन के ऊपर बात करें, तो किन की तरफ से ये मुज़ाकरा नाकाम हुए थे? चेयरमैन पीटीआई की तरफ से। और अगर वो चाहते तो इस वक्त इंतखाबात की कोई डेट आ चुकी होती, किसी ना किसी रिफॉर्म्स के ऊपर या किसी एजेंडे के ऊपर ये मुत्तफिक हो चुके हुए, और उनको सब समझाते थे, सब कहते थे कि देखें आपका सर्वाइवल सियासतदानों के साथ मिल बैठने पे। अभी आप नवाज शरीफ साहब को देखें, जब वो आए हैं, उन्होंने तकरीर की है, कहीं पे इल्जाम नहीं लगाया, कहीं पे उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने इंतकाम लेना, कहीं उन्होंने नहीं कहा कि मैं इनकी हैसियत उतरवाऊंगा। अच्छी बात है, ग्रैंड डायलॉग का आगाज होना चाहिए, क्योंकि जो मुल्क के इस वक्त मसाइल है ना, जो इकोनॉमी को लेके, वो किसी एक जमात के बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर एक जमात पॉलिसीज बनाएगी और दूसरी उसकी लेग पुलिंग करती रहेगी, तो हम वहीं पे खड़े रहेंगे जैसे हम ये 15 महीने पहले खड़े थे, जब हम डिफॉल्ट के पास पहुंच गए हुए थे। तो सियासी जमातों को अपना वतीरा चेंज करना होगा, खासतौर पे पीटीआई को। अगर पीटीआई चाहती है कि वो सियासी अमल का हिस्सा बने, पीटीआई चाहती है कि उनको स्पेस मिले, पीटीआई चाहती है कि इलेक्शन के अंदर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, तो उनको सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद करना होगा, उनको सियासी जमातों के साथ मिल बैठना होगा। बाकी अगर दुश्मनी करनी है, इल्जामात लगाने हैं, धरने की सियासत करनी है, तो फिर वो उनकी सियासत जाके वहीं पे खत्म होगी जहां पे 9 मई पे जाके उन्होंने खत्म करवा दी थी। और आज उनके पास आगे जाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और वही मौलाना जिनको वो बुरे बुरे नामों से पुकारते थे, अब वो हम नाम याद नहीं ले नमाज सकते। अदा कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। डॉक्टर फारूक आदिल साहब आपको इसमें शामिल करेंगे। सर, ये फरमाइएगा कि क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ग्रैंड डायलॉग है उसका माहौल साजगार है, बातचीत हो सकती है? अगर ये हो सकती है तो उसको इनिशिएट कौन करेगा, और क्या आइडियल टाइम होगा इन ग्रैंड डायलॉग के इनकाद के हवाले से जिसमें ये नतीजा खेज भी साबित हों? योर टेक सर। पाकिस्तान की जो तजर्बाकार सियासी जमातें हैं ना यासिर, ये हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं था तो जैसा अभी कहा शनीला ने, पीटीआई तैयार नहीं थी। जैसे बताया गया कि जब इक़्तिदार में आए मियां नवाज शरीफ तो उन्होंने उनके साथ बात की जाके, जब पीटीआई इक़्तिदार में आई तो उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ को दीवार से लगा दिया। अब उसका नतीजा ये निकला कि पीटीआई और उसके सरबराह
बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए। अब जो आइसोलेशन एक पहलू है और दूसरा पहलू वो जो जराइम हुए इनकी हुकूमत के दौरान में। कौन से जराइम? जिसका ताल्लुक़ आपके फॉरेन अफेयर्स से भी है, जिसका ताल्लुक़ आपके यहाँ करप्शन के साथ भी है, मुख्तलिफ लेवल्स पर वो करप्शन भी है, और इसके अलावा वो जो ममनूआ फंडिंग है। ये जो 3-4 मामलात हैं, इन 3-4 मामलात में पीटीआई के सरबराह की समझ में आ गया है कि अब मेरे पास कोई जाए पनाह नहीं है। तो अब वही पीटीआई के सरबराह जो माजी में सबको किसी से बात करने को तैयार नहीं थे, वो अब किसी रास्ते की तलाश में। इत्तलात है सर कि 6 दफ़ा इन्होंने कोशिश की है JUIFA के जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनसे राब्ते करने की, जब ये जेल में नहीं गए थे, कि किसी तरीके से बातचीत का सिलसिला शुरू हो सके। जी एन मुमकिन है ऐसा हुआ हो, लेकिन जो ताज़ा डेवलपमेंट है मेरी इत्तलात के मुताबिक इस सारे अमल के पीछे मोहम्मद अली दुरानी की सरगर्मियाँ भी शामिल रही हैं। मोहम्मद अली दुरानी की इस मुलाकात से 3 दिन पहले मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई और उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कायल किया कि आपको मिल लेना चाहिए, और फिर मौलाना फजल रहमान ने भी बड़ाई का मुजाहरा किया। उन्होंने आपको पता है कि पीटीआई, उसके लीडर, उसके कारकुन मौलाना फजल रहमान के लिए क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। ऐसे ही और खुद चेयरमैन और नारे लगवाते थे ना, ठीक है ना। तो वो अब ये है, यानी इसको कारमा कह लें, इसको कुदरत का इंतकाम कह लें कि आपको उसी शख्स के दरवाजे पर जाना पड़ा। पॉइंट आ गया सर, सबसे पॉइंट। तो अब आप एक और पहलू ये है कि आपने 2 नापसंदीदा आदमी, असद कैसर भी और अली मोहम्मद खान, दोनों इमरान खान के नापसंदीदा। बिल्कुल ठीक पॉइंट आपका, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नौशाद साहब, मैं इसमें आपको शामिल करूंगी, ये फरमाइएगा। ये कहा जा रहा है कि अगर ग्रैंड डायलॉग इलेक्शन से पहले होता है तो फिर पॉलिटिकल पार्टियां जाके अपने वोटर्स को क्या बेचेंगी, ठीक है, तो जो बेस्ट टाइम है वो इलेक्शंस के बाद ही हो सकता है। आपकी इस हवाले से राय क्या है? देखिए, ग्रैंड डायलॉग तो मेरे ख्याल से पहले होना चाहिए, क्योंकि जो आइंदा इंतखाबात हैं, अगर उसके बाद ग्रैंड डायलॉग होगा तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत इंतखाबात से पहले है, क्योंकि इंतखाबात के अंदर आप इस तरीके से जो भी कोड ऑफ कंडक्ट तय करें या आप जो तरीक़ाकार ऑप्ट करें उसकी बुनियाद पर नताइज तस्लीम किए जाएं, जिसके मुझे डू यू रियली थिंक कि नताइज तस्लीम किए जाएंगे ग्रैंड डायलॉग अगर हुआ भी पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रहा है माजी के अंदर? जी, मुझे लगता है, मुझे भी यही खदशा है, अगरचे कि अल्लाह करे कि ये खदशा गलत साबित हो, लेकिन मुझे लगता है ऐसे ही है कि ये नताइज शायद तस्लीम नहीं किए जाएंगे। देखिए, इसमें टाइमिंग बड़ी अहम है। आप देखिए कि ये जो साहिबान जिनका आपने नाम लिया, ये मिलने उस वक्त गए हैं जब अदालतों से जो सिचुएशन है केसेस की, वो पीटीआई चेयरमैन की खासी आपके सामने ट्रबलसम नजर आ रही है। इससे पहले तो आपको पता है कि वो बहुत बड़े शेर बने हुए थे और वो हर एक को ललकारते थे, हर एक को चोर डाकू कहते थे, हर एक के लिए नाम रखे हुए थे, बड़े बड़े अजीब नाम रखे हुए थे, जो इससे पहले पाकिस्तान की सियासत में इस तरह का तर्ज सियासत मौजूद नहीं था। इसकी बुनियाद उन्होंने रखी है। लेकिन मसला ये है कि इस सारी सिचुएशन देखिए, आप देखिए कि मियां नवाज शरीफ ने जब जलसे में तकरीर की है, एक्चुअली उन्होंने ग्रैंड डायलॉग की बुनियाद रखी है। उन्होंने वो सारी बातें जिनके जरिए वो हुकूमत ली थी पीटीआई ने, उन्होंने उसको निगेट किया है और उन्होंने अब बेसिकली मुफाहमत की बात की है, मुफाहमाना अप्रोच की बात की है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जिस जमात का आप नाम ले रहे हैं, ये हो सकता है कि ये वक्ती तौर पर इनके हालात इस तरह से दगरगू हों, तो ये कुछ लोग जो हैं वो ये कोशिश करें, क्योंकि जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है, जो इनके बाद बचने वाली पीटीआई होगी, उसके ऊपर जो नून लीग है उसकी तरफ से ये बात की जा रही है कि वो पीटीआई जो इंतखाबात में हिस्सा लेने की पोजीशन में हो, उनसे बात की जाए और उनको आगे आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जाए कि वो एक तर्ज सियासत को बदलें और वही तर्ज सियासत जो चार्टर डेमोक्रेसी के तहत तय किया गया था, उसी पर आकर आइंदा के लिए सियासत करें। क्योंकि जो हमारे यहाँ सियासत का तरीकाकार बना दिया गया है, वो उससे मामलात आगे बढ़ नहीं सकते। उससे मुल्क जो है वो उसकी तरक्की ना सिर्फ रुक जाएगी, बल्कि मुल्क के अंदरूनी जो खलफशार है वो इस हद तक बढ़ जाएगा कि आपको सिक्योरिटी के मसाइल भी आएंगे, आपको खारजी मसाइल भी आएंगे, क्योंकि आप सिर्फ सियासत के लिए आप सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जो अंदाज़े सियासत है, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पॉइंट आ गया।
पॉइंट आ गया। मैं सज्जाद साहब इसमें आपको शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा कि पीटीआई चेयरमैन ने, अगर उनकी आशीर्वाद हासिल है इन शख्सियात को जो इस तरह का इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रही हैं और अपने जो बदतरीन पॉलिटिकल राइवल जिन्हें कहा जा सकता है, जिनको जलसों के अंदर उन्होंने दुश्मनाम तराजी भी की चेयरमैन पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने, तो ये फरमाइएगा कि क्या उन्होंने देर नहीं कर दी और अब उनके पास पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ग्रैंड डायलॉग करने के लिए कुछ देने को कुछ है क्या? यासिर, पहली बात यह है कि सियासी जमातें हमेशा उसी वक्त ही पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ आती हैं, उसी वक्त ही मज़ाकरात की तरफ आती हैं जब उनके पास देने को कुछ नहीं होता। आपको याद होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी उस वक्त हुआ था, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, जब दोनों पार्टियां मातूब थीं और पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार था। पीटीआई इस वक्त स्ट्रगल कर रही है एक सियासी जमात बनने के लिए। पीटीआई के ऊपर से जब से हाथ उठा है उसके बाद जो उसकी अब एक नई, एक असली सियासी जमात बनने की तरफ उनका सफ़र शुरू हुआ है। बिल्कुल उसी तरह जैसे 93 में मियां नवाज शरीफ को इसाक खान ने जब बरतरफ किया था, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून, असल में मुस्लिम लीग नून जो है वो पैदा हुई थी 93 के बाद। हालांकि मियां साहब उससे पहले वजीर आला भी रहे थे, वजीर आजम भी बने थे 90 में। तो मैं समझता हूं कि ये एक मौका मिलता है पॉलिटिकल पार्टियों को हाइबरनेशन में जाके, जब वो जेल फेस करते हैं, जब उनके पीछे से सारे सहारे ख़त्म होते हैं, तो उनको फिर अंदाज़ा होता है कि सियासी क्लास के साथ ही बात करनी पड़ेगी और सियासी जमातों के साथ मिलके ही रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो मौलाना फजलुर रहमान से मिले हैं ना अली मोहम्मद साहब और कैसर साहब, मेरा ख्याल है उसमें कोई सियासी मुफाहमत की बात कम है। असल बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के गवर्नर हैं इस वक्त केपी में, और सारे इख्तियारात गवर्नर जो है वो एंजॉय करता है। तो केपी में कई मामलात जो मुकामी मामलात हैं उनको तय करने के लिए ये वफद मिला है। सियासी डायलॉग अगर पीटीआई ने शुरू करना हुआ तो फिर वो दीगर सियासी जमातों से भी मुलाकात करती, वो मौलाना फजलुर रहमान तक ही ना रुक जाती। आपने ये सवाल किया था कि डायलॉग कौन कराएगा? पाकिस्तान में इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हाँ, वो पसे पर्दा राबते हुए हैं, लेकिन ये तो अलान मुलाकात हुई है ना। अच्छा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इस वक्त जो पाकिस्तान बार कौंसिल है वो इनिशिएटिव ले सकती है सारी सियासी जमातों को बुला के, क्योंकि एक वो जो जानबदार अदारा है या फिर कोई पिलडैट जैसा अदारा, क्योंकि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक मेज पे नहीं बैठा सकती, या फिर ज्यादा से ज्यादा सराजुल हक जो कि दरमियान में है जमात इस्लामी, वो कोई एफर्ट कर सकती है। ग्रैंड डायलॉग जरूर होना चाहिए, ठीक है, इस वक्त की पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। इसको कैसे प्रैक्टिकलाइज किया जाएगा, कैसे ये हो सकेगा, ठीक है, इसके लिए कुछ लोगों को क्या होगी। ठीक है, आगा साहब, सर आपको इसमें शामिल करेंगे। ये फरमाइएगा कि जो कुछ पीटीआई ने स्टेट के साथ किया, तो स्टेट के वो इदारे जिन पर हमले किए गए, क्या वो इतनी इजाज़त देंगे कि इतना कुशन पीटीआई के पास हो कि वो ग्रैंड डायलॉग का उस तरह से हिस्सा बन सके और उसके नतीजे में कुछ फैसिलिटेशन या कुछ कन्वीनियंस जो है वो चेयरमैन पीटीआई को भी मिल सके? और दूसरा कि अगर ग्रैंड डायलॉग में पीटीआई आती है और बातचीत की जाती है तो पीटीआई चेयरमैन की गारंटी कौन लेगा? देखिए यासिर साहब, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जिन अदारों पे हमला किया गया वो इतने सोबर हैं कि वो तो तमाम चीज़ों से रिस्ट्रेन करके बैठे हुए हैं। उन्होंने कोई किसी से बदला लेने की कोशिश ही नहीं की है, वरना मैं देखता हमला होता कैसे अगर वो रिस्ट्रेन ना करते और अगर उनकी ये पॉलिसी ना होती कि अपने अवॉइड करना है ऐसे लोगों को कि जो कि चाहते ही हैं कि कुछ ऐसा हो कि जिनसे वो और बदनाम हो। तो इनको अदारों को, तो उन अदारों को तो आप इस पॉलिटिकल सिस्टम से साइड पे रखें। ठीक है, अब जो कुछ करना है अदालतों ने करना है और अदालतें अपना रास्ता ले रही हैं। जब से यानी कि चेंज आई है, कह चुके हैं उस दिन अपनी एक रिमार्क्स में, उन्होंने कहा कि अदालत का काम फैसले देना है, यहाँ पे जरगे वगैरह कराना नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को भूलने की, लेकिन सजाद अनवर वहाँ बैठा हुआ मुझे चीज़ों को फिर से याद करा देता है। ठीक। तो
मैं आपको सिर्फ दो बातें, ये मेरी अपनी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। पहली बात ये कि कोई ग्रैंड डायलॉग होने नहीं जा रहे। सही है। ये एक आप कह सकते हैं कि एक तूफान सा खुद क्रिएट किया गया है, जो चाय की प्याली में कह लें, 4-5 बंदों ने आपस में बैठ के फैसला किया है, जर्नलिस्ट कह लें या कुछ और कह लें, कोई डायलॉग होने नहीं जा रहा है। आप असद कैसे से डायलॉग करेंगे जिसने पार्लियामेंट को तोड़ के वो बाहर फेंका, जैसे कि वो बच्चे का खिलौना तोड़ते हुए बंदे को होता है कि बच्चे को अपना दुख होगा। किससे कौन डायलॉग करने जा रहा है भाई? मैं बताता हूं हो क्या रहा है, बताएं। बात ये है कि ये वो लोग जो केपीके के लोग हैं, इनकी जिंदगी में अब लगता है कि इनकी सियासत खत्म हो गई है। वहां पे मौलाना साहब एक एल्डरली समझ लें, एक मिचोट कह लें, ये सारे गए हैं उनके पास कि सर जी साड़ी साथ बचा लो, हमें स्पेस दे। तो बिल्कुल सज्जाद अनवर ने ठीक फायदे के लिए, सज्जाद अनवर ने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसने गवर्नर के रेफरेंस से बात की है, लेकिन मैं सज्जाद अनवर को 100% सपोर्ट करता हूं। नहीं, बात यह है कि ये अपनी स्पेस लेने गए हैं कि कल अगर हम इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं या हम किसी आदमी को खड़ा करते हैं इंडिपेंडेंट, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, कम से कम जो हमारे पर सख्ती आ रही है थोड़ा सा उसमें हमें बेल आउट कर दे। सज्जाद बिल्कुल ठीक कहता है, इससे आगे कुछ नहीं है। आपने ये कहा कि पीछे मुलाकातें हो रही हैं, मैं इसको भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अभी तक PMLN से कोई मुलाकात ना हुई है। मैं आ रहा हूं, और सर मैंने पहला नाम लिया। दूसरी बात है, पीपल्स पार्टी कभी मुलाकातों से बाहर निकली नहीं है। वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी से मिल रही होती है। इशू तो उनका PMLN से है और तो किसी से है ही नहीं। आखिरी बात ये करूंगा, मैं अप्रिशिएट करता हूं इंटीरियर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को, जिन्होंने कल के इंटरव्यू में ये कहा है कि किसी ने बात करनी है, किसी को कोई मसला है तो PTV का, रेडियो पाकिस्तान का, APP के फोरम हाजिर हैं। अगर कोई ग्रैंड डायलॉग करना है ना, तो फिर मेरे ख्याल में स्टेट रन TV का प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर है। आइए, और उसके उन्होंने कहा कि हाजिर है, आइए और बात करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको इसमें शामिल करेंगे। सर ये फरमाइएगा कि आगा साहब ने तो ऐसे किसी भी इंप्रेशन को निगेट कर दिया है कि ग्रैंड डायलॉग शायद पॉसिबल नहीं है नियर फ्यूचर के अंदर। ये फरमाइएगा कि अगर ग्रैंड डायलॉग नहीं होता तो इसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान की सियासत पर क्या पड़ने जा रहे हैं? हम मुतहम्मिल हो सकते हैं इस तरह अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें बनाकर और साइड पे रहना? अगर नहीं भी हो रहा तो होना चाहिए, क्योंकि माशरे में तकसीम है, पोलराइजेशन है। क्या वो मुल्क के मुफाद में है? तो जो चीज़ मुल्क के मुफाद में ना हो तो उसके लिए मुतमईन नहीं बैठना चाहिए। हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ कि एहसास पहले तहरीक इंसाफ को कि वो होना चाहिए कि वो साबित करें कि वो एक सियासी जमात है। अब तक के जो उनके इक़दाम रहे, उनके पास बेहतरीन फोरम था, और जिस तरह माजी का आगा साहब ने हवाला दिया, मैं ये कहना चाहूँगा, एक मंज़र मेरे जहन में ये आया कि जब ये इमरान खान साहब ने धरने से कबल एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मियाँ नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म थे वो बनी गाला खुद गए मुलाकात करने, और उसके अंदर ये भी फिर अगले दिन अखबारात में आया कि सड़क बनाने का चौधरी निसार अली खान थे, इरफान सिद्दीकी साहब थे, कि वो सड़क जो बनी गाला की तामीर है और बड़ी अच्छी और खुशगवार रही, काश वो स्पिरिट बरकरार रहती। फिर हमने ये देखा कि 124-26 दिन जो धरना हुआ, उसके अंदर खुर्शीद शाह साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, तमाम सियासी जमातों ने कहा कि आप ये बाहर धरना ख़त्म करें और इंतशार पसंद लोगों से अलहदगी का ऐलान करें और अपने मुतालबात जो आपके हैं वो यहाँ आप रखें। पार्लियामेंट एक फोरम था। तब से लेके अब तक जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, उस वक्त भी उनके पास एक मौका था कि वो पार्लियामेंट में जाते, उस वक्त भी मौका था कि जब वो वज़ीर आज़म नहीं रहे तो वो इस्तीफ़े ना देते, उसके साथ रहते। तो बहुत से मौके फराहम हुए। तो इंतशार पसंद सियासत ने उन्हें बंद गली में वो ले गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कौमें, सियासी जमातें, सियासी अफराद अपने तजर्बात से सीखती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जब उनके वालिद जो है वो फांसी लग गए, तो उन्होंने अपने बाप के दुश्मनों के साथ भी बैठ के MRD बनाई। तो सियासतदान को दस्तयाब हालात में रास्ता बनाना चाहिए। सियासत का भी यही नाम है और मुल्क, और इसके लिए मेरी ये है ख्वाहिश कि जो साबिक वज़ीर आज़म है वो पहले ये कहें कि हमसे ये गलती हुई, ये हमने सियासत, मेरे ये कह रहा हूँ कि अगर इसकी बुनियाद कहेंगे मैंने इनको कहा और ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला हुआ और जिस तरह उन्हें नायल किया गया वो गलत है। और फिर जो मियाँ नवाज शरीफ हैं, इस वक्त सीनियर सियासतदान हैं, उन्हें ये कहना चाहिए कि देखें मैंने सफ़र किया है और मैं अब चाहता हूँ कि एक ऐसी फिजा मुल्क के अंदर हो। ये दोस्त आम नुक्ता आपने उठाया। मैं क्विकली ये शरीला साहब आपके पास लेके जाऊँगा। ये बताइएगा, मियाँ साहब अगर इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने
खिताब में काफ़ी मैसेजेस डिलीवर किए, जिसमें मईशत की बहाली का मैसेज था, माजी को भूल कर आगे जाने का मैसेज था, बदला ना लेने का मैसेज था। उसमें अगर मियाँ साहब इस तरह का बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं जिसमें जरदारी साहब की सपोर्ट होती है, फिर तो मेरा ख्याल है ग्रैंड डायलॉग के नतीजा खेज होने में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। यासिर, नवाज शरीफ साहब तो मैंने पहले भी आपको मिसाल दी कि वो तो खुद चल के इमरान साहब के घर चले गए थे, इसलिए कि मुफाहमत करते हैं और हम एक दूसरे की टांग लेग पुलिंग नहीं करेंगे, जैसा कि पीपल्स पार्टी के साथ उनका दौर 5 साल का गुजरा था। असल मसला तो उस लीडर के साथ है कि क्या वो ग्रैंड डायलॉग में आना चाह रहे हैं कि नहीं। ये पार्टियां तो अभी पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर भी बैठी हुई थी और ये हुकूमत इलेक्शन के बाद भी आपस में मिल जाएंगी, मिल के काम कर लेंगी। मसला उस एक जमात का है कि क्या उसका लीडर इन जमातों के साथ मिल बैठेगा, ग्रैंड डायलॉग में आएगा, क्या वो इल्जाम तराशी, बहुतान तराशी और धरनों की सियासत को छोड़ के सही पॉलिटिक्स की तरफ आएगा कि जिसमें सिर्फ वो मुल्की मुफाद को देखते हुए बाकी जमातों के साथ बैठते। जब उसके जहन में सिर्फ यही बात होगी कि मैं सबसे बढ़तर हूं, मैं सबसे आला हूं और ये सब जो है ये चोर और डाकू हैं, तो फिर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, शुरू वहां से होनी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। आगा साहब, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी? देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ, अपने डायलॉग मैं कह रहा हूँ इलेक्शन से पहले डायलॉग ग्रैंड डायलॉग नहीं होगा, बाद में होना चाहिए। इलेक्शन से पहले नहीं होगा, मैंने जिम्मेदारी कबूल किया और ना इसका फायदा भी कोई नहीं है भाई। अब तो 4-5 दिन रह गए, उसके बाद सबने इलेक्शन में जाना है और इलेक्शन इज ए डिवीजन। इलेक्शन इज ए डिवीजन। आपने मुझे कंटेस्ट करना है, मेरे अपना उसको प्रोग्राम को कंटेस्ट करना है, मैंने आपके प्रोग्राम में से अपना कीड़े निकालने हैं। पूरी दुनिया में यही होता है, दिस इज द पॉलिटिक्स। ठीक है, तो डायलॉग तो इस वक्त हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब जल्दी से देखिए, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो कुछ हुआ है मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, उसके सही कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि पीटीआई के सरबराह अपने लिए कोई वे आउट चाहते हैं। वो बाद में करेंगे क्या, वो किसी वादे को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, वो एक रास्ता चाहते हैं कि मैं जिस मुसीबत में फंस गया हूं उसमें से कैसे निकलूंगा। तो ये सारा इसके उसके गिर्द घूमती है ये सारी बात। ठीक है, नौशाद साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ आप भी ऐड करना चाहें, कर लें। मैं ये कह रहा था, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि इंतखाबात के बाद कौन सा ग्रैंड डायलॉग जो है उसका क्या फायदा निकलेगा। ये इंतखाबात से पहले ही अगर कोई मामला होगा, क्योंकि उसके बाद तो अगर फर्ज करें कोई इलेक्शन से बाहर है या इलेक्शन के अंदर है, उसको तो कोई वो लेना देना नहीं होगा ना। ये तो ये जो डॉक्टर फारूक साहब कह रहे हैं ना कि असल में तो मामला ये इसकी इस वक्त डायलॉग की जरूरत किसको है। तो सर उससे फिर अगला सवाल मेरा ले लेना, उससे फिर ये तो नहीं होगा कि इलेक्शन ही आगे चले जाएं, क्योंकि ग्रैंड डायलॉग में तो बड़ी बातें होनी है, फिर बड़े इश्यूज खुलने हैं, सीबीएम्स बनने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज सामने आएगी कि इस ग्रैंड डायलॉग के नतीजे में इलेक्शन आगे चले जाए। इलेक्शन का तो अब आपके सामने खबरें आना शुरू हो गई हैं। 28 जनवरी तारीख भी वो 28 नवंबर की, अब 28 जनवरी की बात हो रही है, अभी कंफर्मेशन आनी है। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। मैं ये फिक्र कहना चाहता हूँ नुक्ता के, एक तरफ हम कह रहे हैं कि अदालतों में उनके केस जो हैं उनमें से उन्हें रिलीफ नहीं मिलने लगा, सजा मिलने लगी, रिलीफ क्या जो फैसला तो फैसला उनके खिलाफ आएगा। तो मौलाना फजलुर रहमान कैसे उन्हें वे आउट दे सकते हैं या रिलीफ दे सकते हैं, मैं जरा ये नुक्ता समझना चाहता था। चलें, अगर मामला अदालत में है, बाकी जो पीटीआई है जो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में हो, उसके साथ मामला को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि आने वाले वक्त में कभी उनके लिए कोई दरवाजा खोल सके। ओके, यासिर, यहाँ ये बात नहीं हो रही कि डायलॉग शुरू होने जा रहा, हम कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, मुल्क के लिए जरूरी है, जी मुल्क के लिए जरूरी, मुल्क की सलामती के लिए, इलेक्शन से पहले होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट आगे जी। इस पहले मौजू कोई किरण हम यहीं पे उसका इख्तिताम करते हैं और उसको शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। चीन के गेट से हम सरजमीन पाक में दाखिल हुए। बंदरगाह बनाई जा रही है जो दुनिया की तीसरी सबसे गहरी बंदरगाह, दुनिया भर से वो हैवी ड्यूटी शिप्स जहां आया करेंगे, ये तजारती मरकज बनेगा। शाह अल्लाह दिता कहते हैं बुद्धा ने यहाँ पे इस गार के अंदर अपनी जो भी इबादत थी, इस हवाले से ये बड़ी तारीखी जगह बड़ी जामे कल्चरल पॉलिसी है जो बेस करती है हमारे एक इंतहाई एनविएबल कल्चरल हेरिटेज पे। जो 9 साल हो जाएंगे हमने उनकी शक्ल में। कुरान फरमाता है कि आओ
उन कॉमन चीज़ों पे इश्तराक कर लेते हैं जो हमारी तुम्हारी। तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं हो। देखिए चौथा ज़ैतून हर जुम्मा से इतवार रात 10 बजे सिर्फ PTV न्यूज़ पर। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की जो SOEs हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उनकी कुल तादाद है जी 2015। 170 ये कमर्शियल एंटिटीज़ हैं। इनके जो एम्प्लॉइज़ हैं तकरीबन 5 लाख हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। रेट ऑफ रिटर्न जी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन पूरा साल काम करके जो देती हैं वो लेस दैन 1% है, लेस दैन 1% है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि 2013 से 14 और 2018 से 19 में जो टॉप 10 SOEs यानी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी, उनके जो लॉसेस थे वो 2100 अरब रुपया थे। आपका जो PSDP है वो 1.5 ट्रिलियन का है। ये 2100 अरब के आपके लॉसेस इन्होंने किए हैं। गवर्नमेंट ने इनको जी 2500 अरब रुपए की जो है वो दिया, लॉस को ब्रिज करने के लिए अमाउंट दी, और जिसमें सब्सिडी थी वो 1 ट्रिलियन की थी। उसके साथ आपको चलें जो टॉप लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें PIA जनाब टॉप रेटिंग पे है, जिसने इस वक्त तक 713 बिलियन रुपीस का लॉस कर लिया है, जिसे अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो 7.1 बिलियन डॉलर बनता है। 7.1 बिलियन डॉलर, 150 बिलियन रुपीस हर साल PIA जो है वो टीका लगाती है गवर्नमेंट एक्सचेकर को। इसके 19 एयरक्राफ्ट हैं, 15 जो हैं वो लीज पे हैं, 6 उसके माशाल्लाह से ग्राउंडेड हैं। कॉस्ट जो है वो 5 मिलियन हर महीने ये लीज की देते हैं, 5 महीने हर मिलियन की देते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, PIA के जो एसेट्स हैं वो PIA की लाइबिलिटी से कम होते जा रहे हैं। यानी जो इसके पास लेवरेज है अपने आप को सेल करने की, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। कितनी ज़रूरत है कि हम इन ऑर्गेनाइजेशन से, जो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इससे जान छुड़ाएं और मुल्क सही डगर पे वापस आए। इस पर बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से। जनाब सवाल होगा शनीला साहिबा आपसे, खसारे में चलने वाले इदारे, मुल्की खजाने पर बोझ, हुकूमत की एक बार फिर PIA की माली मावनत 8 अरब रुपए की जो हुई है, क्या निजकारी से इन इदारों के मामला दुरुस्त किए जा सकते हैं? यासिर, ये एक तरीका है मामला दुरुस्त करने का, लेकिन इससे पहले बहुत सी पॉलिसीज को भी चेंज करना होगा। देखें, हमने जो ओपन स्काई पॉलिसी है हमारी PIA को लेके कि जिसकी वजह से हमने गर्ल्स एयरलाइन वगैरह को अनलिमिटेड वो फ्लाइट्स की इजाजत दी हुई है, तो उसकी वजह से भी हमारी PIA को बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि जो हज ऑपरेशन से सिर्फ उसी से हम मुनाफा कमा रहे थे, अदरवाइज यहाँ डोमेस्टिक एयरलाइंस जो थी वहां से उनको पैसे हो रहे थे। तो इस पॉलिसीज को भी जो है ना वो रिव्यू करना होगा। फिर हमें इसको जो इसकी मैनेजमेंट है उसको भी आप एक जब रखें तो उसको मुस्तकिल रखें। देखिए, एमिरेट्स हैं, वहां पे जो मैनेजमेंट 20-25 साल से वही है। यहाँ पे ये होता है कि अगर एक पॉलिसी बनाती है कोई मैनेजमेंट तो वो उसको ठीक करने लगती है, तो आप फौरन ऊपर से मैनेजमेंट जो उसको तब्दील कर दी जाती है। कुछ इनको इख्तियारात देने होंगे, ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत से इसको बचाना होगा। 700 अरब रुपए के इसके नुकसान है। देखिए, जो कंपनी भी आएगी अगर वो उसको खरीदती है 700 अरब रुपए के नुकसान के साथ, तो फिर वो बहुत से आपके से ये मामला चाहेगी कि उनको फ्री हैंड उसके अंदर दिया जाए। मुलाजमीन की इतनी ज्यादा भर्ती हुई है, ये बहुत बड़ा एक इसके PIA जो ना वो मसला बन चुका हुआ है। तो निजकारी से पहले इसकी कुछ पॉलिसीज जो है उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। उन पॉलिसीज पे नजरसानी करें और फिर उसके बाद आप निजकारी की तरफ जाएं, तो शायद जो कंपनियां जो आने वाली होंगी वो इसको लेने के लिए भी तैयार होगी, वरना इतने खसारे के साथ इसको लेगा कौन? फिर आप उनको ये भी कह रहे हैं कि जो मुलाजमीन है उनको आपने नहीं निकालना। जो आती है कंपनी वो तो देखेगी कि कौन सा बंदा मेरे काम का है और किसको मैंने रखना है, किसको मैंने निकालना है। तो ये इसके ऊपर भी सोचना, क्योंकि सियासी भर्तियां बहुत ज्यादा हुई हैं। अगर नवाज शरीफ साहब के दौर में कोई इस पे काम होने लगा तो पीपल्स पार्टी इसके ऊपर सियासी बुनियादों के ऊपर शोर डाल देती थी। पीपल्स पार्टी अगर थोड़ा ढीला माटा काम करने लगती थी तो नवाज ने अगर आप लेग पुलिंग करना शुरू कर देते थे। ये काम नहीं होना चाहिए। और हमारी PIA जिसने दुनिया को सिखाया, अब उसका अपना हाल देखें। और से मैडम निकल जाएं आप PIA जो आज की है उसके ऊपर आए। 500 फ्लाइट्स इसकी मंसूख हो गई है, ईंधन ही नहीं था इनके पास और ईंधन लेने के लिए पैसे ही नहीं थे। PSO ने कहा जी नहीं हम नहीं देते, जाएं।
इसकी सबसे बड़ी जो वजह थी, जो सबसे ज्यादा जिसने ताबूत में कील ठोका था, वो था गुलाम सरवर साहब का बयान, जो उन्होंने खड़े होकर पार्लियामेंट में कह दिया था कि हमारे जो पायलट्स हैं उनके पास जाली लाइसेंस है। उसके बाद आपकी यूरोप की, अमेरिका की सारी परवाजें रुक गई। तो वो जो खसारा शुरू हुआ, तो उससे जो बैठनी शुरू हो गई हमारी, और बैठती चली गई। और फिर कभी हम एयरफोर्स से मैनेजमेंट को लेके आ रहे, कभी हम सिविल की तरफ जा रहे होते। ये पॉलिसी इस तरह करनी होगी, आपको एक अच्छी वहां पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट और उसका सरबराह लेके आना होगा, वरना ये इसी तरह खसारे में भी चलेगी। और मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी इतने खसारे में चलने वाले के लिए इतने इंटरेस्टेड भी होगी कि नहीं। ठीक है जी, मुश्किल बन गया जी। ये डॉक्टर फारूक आदिल साहब ये फरमाइएगा सर, इन्होंने बात की कि जी हमने क्योंकि बाकी एयरलाइन जो थी उन्हें फ्री एयर पॉलिसी दी, जिसकी वजह से हमें ये नुकसानात का सामना करना पड़ा। थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करने की भी ज़रूरत है। 2 तैयारे इन्होंने लीज़ पे लिए थे 6 साल की, और वो जब टाइम उनका ख़त्म हुआ तो इन्होंने वो तैयारे मलेशिया को वापस किए, एयर मलेशिया को, और उन्होंने कहा कि जनाब इसको ठीक ठाक करके तो हमें वापस कर दें। $6 लाख उसकी पर मंथ की लीज़ थी, तो उन्होंने उसको वहीं पे रोक लिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये वापस तो नहीं होंगे, इसके साथ कोई रीनेगोशिएट उन्होंने दोबारा से किया। उसके बाद जो मैं टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2 साल तक ये 2 तैयारे खड़े रहे और 2 साल तक हम उसकी लीज़ देते रहे। सर क्या ये भी हमें कोई किसी बाहर की एयरलाइन ने आके कहा कि आप ये काम करें? 14 मिलियन डॉलर जो है उसकी तकरीबन लीज बनती है। अब खरीदारी की बात आ रही है तो 26 मिलियन पे आप जब खरीद भी रहे हैं उसको। तो मुझे बताएं, ये जो हम इस तरह के फैसले कर रहे हैं, इस फैसले का क्या अवाम को क्या फायदा होगा? डॉक्टर फारूक साहब जी देखिए, इसकी जो बुनियादी सबब है 70 में जो हमारी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी हुई, ये अलग बात है कि PIA हो, रेलवे हो, एक आध इदारा और भी हो, वो पहले ही सरकारी तहवील में थे। और लेकिन इसके अलावा बहुत सारे आपने इदारों को सरकारी तहवील में ले लिया। और जब पाकिस्तान स्टील मिल बनाई तो उसको भी सरकारी इदारे के तौर पे बनाया। तो हम इस PIA समेत अगर सब की बात करें तो हम तजर्बे से साबित हुआ 50 बरस के कि सरकारी इदारे में, सरकारी सरपरस्ती में या सरकार के ज़ेरे इंतज़ाम कारोबार नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? एक तो वही जिसका आपने जिक्र किया कि सियासत हो सकती है, सियासत की बुनियाद पे भर्तियां हो सकती हैं। और आप दूसरा पहलू ये होता है कि जब सियासी मामलात हो जाते हैं और सरकार के ज़ेरे इंतज़ाम होता है तो हर आदमी ज़िम्मेदारी दूसरे पर शिफ्ट करता है। जब दूसरे पे शिफ्ट करता है तो फिर इदारा जो है उसकी कारकर्दगी मुतासिर हो जाती है। हम इस चीज़ के विक्टिम हैं। अब मेरी तो इतला ये है, अभी कुछ चंद रोज़ पहले एक अहम शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई तो उनका कहना ये था कि PIA का तो निजकारी आप समझें कि हो चुकी। तो अब अगर हो चुकी है और मामलात इतने आगे बढ़ चुके हैं तो हमें बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। और सिर्फ PIA नहीं, बाकी इदारे भी, पाकिस्तान स्टील भी, रेलवे में कुछ छोटे मोटे तजर्बात हुए एक आध ट्रेन को प्राइवेटाइज़ करने का, उसको भी बड़े पैमाने पे ये काम करना चाहिए। उसके नतीजे में होगा क्या कि आप क्या जो खसारा है, सर डिस्कोर्स को भी शामिल करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, उनको भी शामिल करना चाहिए और ज़रूरत है इस बात की, उनको शामिल करके उसके नतीजे में ये होगा कि आपकी किटी से जो कुछ इन इदारों का खसारा पूरा करने के लिए जा रहा है वो नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि जो चोर बाजारी हो जाती है इस वजह से, और हुकूमत को ब्लैकमेल करके मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स जो चोर बाजारी करते हैं और सरकार को नुकसान पहुँचाए, यूनियंस के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ एरियाज़ में जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी फिर उसको आप मिनिमाइज़ कर सकेंगे, बल्कि ख़त्म कर सकेंगे। कोई प्राइवेट इदारा किसी को इस तरह की गुंडागर्दी करने की। ठीक सर, पॉइंट आ गया आपका। नौशाद साहब, इसमें आपको शामिल करूंगा, सिर्फ फरमाइएगा, अंदाजे के मुताबिक इन तमाम जो SOEs हैं इनके 19 ट्रिलियन रुपीज़ के एसेट्स हैं। 19 ट्रिलियन इज़ अ बिग अमाउंट। अगर ये अच्छी तरीके से लिक्विडेट होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास काफ़ी लेवरेज आ जाएगी। कितना ज़रूरी है कि ये हम इंतज़ार ये ना करें कि मुंतखब हुकूमत आएगी, सेटल होगी, काबीना बनेगी, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कमीशन अपना काम करेगा तो हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे। इज इट नॉट अ डू और डाई सिचुएशन फॉर अस? यस इट इज। मैं जाती तौर पे समझता हूँ। मैं तो आपको बताया करता था कि मेरा तो ख्याल है हाथ जोड़ के इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए कि देखिए आप कम से कम अपने जो एक्सचेकर पे बोझ है उसको तो खत्म करेंगे ना।
अब मसला मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि हुकूमत को ऐसा क्या शौक है कि वो कारोबार करना चाहती है। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें कि ये जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज स्टेट ओन्ड नहीं रहेंगी तो उससे हमारी हुकूमत को क्या फर्क पड़ेगा, मुल्क को क्या फर्क पड़ेगा। देखिए 2500 अरब की आपने बात की है, मैं आपको बताऊं ये इससे कहीं ज्यादा मामला है। ये और बहुत से खाते हैं जिसके अंदर ये कर्ज लेके ये जो अभी आप देखिए कि पीएसओ से आपने 50 करोड़ रुपए की वो एक्स्ट्रा उनको दिलाया है, लाइनेज दिलाई है। इस तरह से ये बहुत से बैंकों के मुकामी कर्जे हैं। बहुत सारा कुछ अरेंज करने के बाद फिर वही हालत होती है कि हर दूसरे दिन फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, चीजें प्रॉब्लम में आती हैं। मेरी नजर में मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो ये निगरान हुकूमत पाकिस्तान की है ना, कहीं और की तो नहीं है, कहीं से उठाकर तो नहीं लाए ना हम। हमें अपने एक दूसरे के फैसलों को तस्लीम करना चाहिए। ये जो हमने ये जो मजाक बना लिया है ना, मैं माजरत चाहूंगा कि हमने बहुत सी चीजों को बिल्कुल ऐसे जैसे पता नहीं वो मोहल्ले में लड़ाइयां नहीं होती वैसे हमने काम करना शुरू किया। भाई मेरे मसला ये है कि हमें पता है कि हमारा एक इदारा खसारे में चल रहा है, या कई इदारे। मैं तो आपने जिन सीईओ की बात की है, ये ऑलमोस्ट मेजॉरिटी इनमें से जो है वो खजाने में ही है, कहीं ना कहीं से वो खजाने में बोल नहीं है। तो हमने वक्त तो जाया करना है, वक्त जाया करना बिल्कुल सही है। आप जरा बैरियर्स की बात कर लेते हैं। सिजाज आगा साहब इसमें आपको शामिल करूंगा, ये फरमाइएगा 184(3) जो है वो जहां रिलीफ का बायस बना है कि अननेसेसरी जो सुबह मोटर्स हैं वो नहीं लिए जाएंगे, एक प्रोसेस एक तरीक़ाकार वज़ा हुआ है। ये किस हद तक साय ऑफ रिलीफ होगा प्राइवेटाइजेशन के उस अमल के लिए जो माजी में हमने देखा, पाकिस्तान स्टील मिल हो, रैकोडेको और बाकी मामलात हैं उसके अंदर जो है सुबह मोटर्स लिए जाते रहे। जो अदालती मामला है अगर वो इस जानिब थोड़ा सा केयरफुल अंदाज से चले तो किस हद तक ये हम इन लाइबिलिटी से जान छुड़ा सकते हैं। देखिए अभी चीफ जस्टिस अपना का रिसेंट आप उनकी ऑब्जर्वेशन देख लेना, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अदालत का काम नहीं है कि फिनेंशियल इशू के बीच में यानी कि इन्वॉल्व हो जिसका पता ही ना हो मामलात का। ये अभी रिसेंट का है उन्हें, यानी कि मेरा मकसद है उन्होंने अपना एक आप समझे अपना एक माइंड आपसे शेयर कर लिया। 3 बातें हुई। पहली बात ये हुई कि जी मैं खुद प्राइवेटाइजेशन के इंतहाई हक में हूँ हमेशा से, 90 की दहाई से। पहली बात ये हुई कि हुकूमतों का काम नहीं है कि वो एयरलाइन चलाएं। मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करता हूँ। इत्तेहाद एयर्स बनाई एमिरेट्स ने, उसके अलावा आप एयर इंडिया को देख लें, आप कज़ाक एयर को देख लें, आप एयर इंडिया अपने शेयर्स बेच रही है। आपको मैं उधर बेच रही है, मुझे पूरी बात कर, मैं उधर बिल्कुल जवाब दूंगा आपको, बेच रही है। उसके बाद अजरबैजान को देख लें, मलेशियन एयर को देख लें, सिंगापुर एयर को देख लें। इस तरह ना करें। नेशनल कैरियर का जो है ना, नेशनल फ्लैग कैरियर का एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में था। हमने तो इसको बना दिया ग्रेवयार्ड। जो बंदा रिटायर्ड होता है उसको हम उठा के बना देते हैं चेयरमैन PIA। हिस्ट्री निकाल के देख लें। मेरे ख्याल में सईद के अपना मियाँ सईद के बाद हमने प्राइवेट सेक्टर से कोई बंदा नहीं लिया है। और लोग रिटायर्ड होने से पहले अरेंजमेंट कर रहे होते हैं कि मैंने यार ये चेयरमैन अपना PIA लग जाऊं तो बेहतर है, चलो अगले 3 साल का बहुत अच्छा खर्चा निकल आएगा। जब आपने उसको ग्रेवयार्ड बनाया हुआ है, उठा के आप देखें ना लिस्ट कि कितने लोग कहां से आए हुए हैं। उस PIA का अपना कार्डर ही कोई नहीं है बेचारा। जाते हुए खर्चा ना निकला तो जहाज तो मिलेगा ना। जर्मनी का जो एक CEO साहब थे वो लेके बिल्कुल बात ये है कि आप लिस्ट निकाल के देख लें। तीसरी बात ये है, टाइम इज वेरी शॉर्ट। हम अपना लहू अपने ये जो है ना नोच के हम PIA को या पाकिस्तान स्टील को नहीं खिला सकते। ठीक हो गया सजाद साहब। 2500 अरब रुपया सर बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है ये। 2500 अरब रुपया अगर PSDP में लग जाता, अस्पतालों में लगता, एजुकेशन में लगता तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर ना होती। अब हम अफोर्ड कर सकते हैं फर्दर इन ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ऊपर सर? टैक्स पेयर अफोर्ड कर सकता है? आप 2500 अरब की बात रहने दें, आप 80 ट्रिलियन की बात करें जो अभी आपने कोट किया। अगर आपकी प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है तो फिर सारे अदारों को बेचें ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी कौमी सतह पे लेकर आए और सारा बेच दें, क्योंकि सरकारी मुलाजिम जो है वो कारोबार नहीं कर सकता। अच्छा, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो सरकारी मुलाजिम है वो कारोबार नहीं कर सकता, लेकिन हमारे सरकारी अदारों के झैली अदारे इतना शानदार बिजनेस कर रहे हैं बाज़ जगह पे
कि वो अगर आप देखें उनके बिजनेसेस आप, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने दिन दूनी रात चुगनी तरक्की की है। बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पे सवाल करप्शन का है, बुनियादी तौर पे आपका जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसकी बर्बादी का है, बुनियादी तौर पे इंटरवेंशंस का सवाल है, बुनियादी तौर पे डिस्टॉर्शंस का सवाल है, जिसकी तरफ कोई बंदा नहीं आता। अगर आपने बेचने सारे बेचे, 80 ट्रिलियन के एहसासे लाएं, अपनी इकोनॉमी को पंप करें, आगे लेकर जाएं यार, फैसला करें। लेकिन अगर आपने सिर्फ इस वजह से कहानी ये बेचनी है कि ये एक अदारे को पहले कंगाल किया जाता है, फिर उसको बेच दिया जाता है और कहा जाता है शुक्र है मगरों था। और यार आप एक कौमी सतह पे पॉलिसी बनाएं, सारे अदारे बेच दें। और अगर आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपने सिस्टम्स को ठीक नहीं करेंगे तो ये जिस पीटीवी पे हम बैठे हैं फाइनली इसके बारे में भी बात हो रही है। चलें ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। डॉक्टर ताहिर नहीं, मलिक साहब सर आपको शामिल करूंगा। सजाद साहब पॉइंट आ गया। सर थोड़ा डॉक्टर साहब सर सवाल तो सुन लो पहले, जज्बाती ना हो। अच्छा अब मुझे बताइए, जैसा सजाद साहब ने बात की है कि अब कोई ऐसी कोई चीज जो कि इनको रीमॉडल किया जाए, रीवैम्प किया जाए, दोबारा से इनको काम पे लगाया जाए, माजी में बड़ी कोशिशें हो चुकी हैं, अब ये थ्योरी बिकने काबिल है? देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि एक अगर काउंटर नैरेटिव लेंगे, ये जो बेलगाम प्राइवेटाइजेशन है इस पे भी चेक बेलगाम अभी जो शुरू हुई तो आप कह रहे हैं बेलगाम। आपने जो हमारे दोस्त फारूक आदिल साहब ने कहा 1970s की जो नेशनलाइजेशन थी, वो शुगर मिलें कौमियाई गई, तो उसके बाद शुगर मिलों ने क्या किया, उसके ऊपर इंक्वायरी भी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। तो नेशनलाइजेशन तो हर बंदा कहता है, पीपल्स पार्टी वाले तो कहते हैं कि वो अच्छा फैसला नहीं था। मैं वैसे हमारी इकोनॉमी बर्बाद होकर रह गई, यहाँ से कैपिटल हो गया कि अगर डाकखाने की जगह मैं 300 रुपए का शहर में खत भेज रहा हूँ, मैं जीटीएस की जगह महंगा तरीन सफर करने पे मजबूर हूँ और मैं महंगी चीनी खरीदने पे मजबूर हूँ, तो सोचना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन अच्छी बात है। पर जो आगा साहब ने बात की कि दुनिया में एयर मार्शल नूर खान क्या वजह है किसी एयरलाइन को चलाते रहे, और ये जो लूप जो आपने कहा बार बार 1960s के ख्वाब दिखा के 2020-21 के अंदर वो कुछ बेच रहे थे, अब वो क्या बिकेगा? सवाल ये है। सवाल ये कि PIA पे एक स्टडी हुई थी कि इसको मार्केटिंग का शोबा जरूरत ही नहीं इसकी, जो इसके 1.25 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, पहली चॉइस उनकी PIA। अब भी जो PIA के पास स्लॉट है या नहीं, वो स्लॉट मैं इस कहता हूँ कि वो जो स्लॉट है लंदन हीथ्रो का, वो नई एयरलाइनों को मिल ही नहीं रहा। आप ये समझे जो दुबई का, और दूसरी बात लैंडिंग राइट्स भी देंगे और रूट भी बेचेंगे। जो लीज पे आप कह रहे हैं, हम मजदूरों पे तो गुस्सा निकालते हैं, लेकिन PIA ट्रैफिक और ग्राउंड हैंडलिंग और कैटरिंग, ये सारे काम PIA का क्रू कर रहा है, PIA की एकेडमी भी है। अब ये इसमें आप देखें कि जो आपने मिसाल दी वो आई ओपनिंग है कि घंटों के हिसाब लीज से तैयारे लिए गए महंगे, क्या उनके ऊपर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हुई? नहीं हुई, होनी चाहिए। अगर ये किसी स्टेट का होता ना तो कभी ऐसे ना होता। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम पैनलिस्ट का, दोनों मौजूदात को बड़े जबरदस्त ने समेटा है। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।